आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। दोस्तों, ये वीडियो मेरा पूरी तरह चाइना को डेडिकेटेड है। हमने इस वीडियो के माध्यम से चाइना की हर परत को उधेड़ने की कोशिश की है। बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट या बायकॉट चाइना जैसे नारे क्या वास्तव में पॉसिबल भी हैं या सिर्फ हमारा मन खुश करने के साधन हैं? इसी से संबंधित आपके हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो से मिलेगा। कृपया आखिर तक बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। एक तरफ जहां पूरी दुनिया चाइना द्वारा फैलाए गए वायरस से लड़ रही है, वहीं चाइना इन सभी बातों से बेखबर अपनी तिकड़मबाजी में लगा हुआ है। कभी वे लद्दाख में घुसपैठ कर रहा है तो कभी वे नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, तो कभी ताइवान को युद्ध की धमकी दे रहा है, तो कभी हांगकांग के लोगों को दबाने के लिए नया कानून पास कर रहा है, तो कभी साउथ चाइना सी में टेंशन क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, चाइना की यही फितरत है। वे शुरू से ही विस्तारवादी नीति पर चलते आया है। चीन इस समय वो सब कर रहा है जो कभी अमेरिका दुनिया के साथ करता था। पहले मुल्कों को आपस में लड़ाता था, फिर दोनों को हथियार बेचता था और अंत में समझौता कराकर अपना माल बेचता था और कर्ज देता था। पूरी तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेता था और प्रताड़ित राष्ट्र को मालूम ही नहीं चलता था जहां वे कुछ करने की स्थिति में नहीं होता था, क्योंकि 21वीं शताब्दी में सीधे युद्ध की जरूरत नहीं है और अपेक्षाकृत आसान भी नहीं है। तो सबसे कारगर तरीका ढूंढ निकाला है कारोबार और कर्ज का। अब चीन ने कमोवेश पूरी दुनिया को अपने कर्ज और कारोबार से पार दिया है। दुनिया में उपलब्ध अधिकतम उत्पाद वे ही बनाता है। उसने एक एक शहर अलग अलग चीज़ों के उत्पादन व वितरण के लिए बना रखे। आपको इस बात के लिए उसकी तारीफ भी करनी चाहिए कि कैसे योजनाबद्ध तरीके से उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। चाइना की पॉलिसी बहुत क्लियर है। किसी मुल्क को नेस्ता नाबूद करना हो तो दीमक की तरह पेश आओ। रानी दीमक कहीं नजर नहीं आती, वे केवल हुक्म जारी करती है और लाखों की तादाद में उसकी सेना ठेर जमीन के अंदर से महलों तक को खोखला कर देती है। इस समय दुनिया के करीब 150 से ज़्यादा देशों को मिलाकर चीन ने $5 ट्रिलियन का कर्ज दे रखा है। उसने 1-2 साल में नहीं बल्कि दशकों पूर्व शुरू किया था। सन 2000 के बाद इस पर खास तौर से काम किया। इसे वहां के शासकों की दूरदर्शिता ही कहा जा सकता है। सन 2000 में कर्ज की ये रकम $500 बिलियन थी, जो 20 साल में $5 ट्रिलियन हो गई है। इन 150 देशों में से अधिकतर चीन की शर्तें मानने को बाध्य होते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जिस दुनिया पर एक छत्र उसका राज था, वे चीन के कब्जे में जा रही है। अमेरिका तक में चीन का कारोबारी साम्राज्य इतना फैल चुका है कि अमेरिका कितना भी जोर लगा ले, वे तत्काल इससे छुटकारा नहीं पा सकता। तब भारत की क्या विसात है? क्या ऐसा सोचना संभाविक है? फिर भी ये नहीं किया जा सकता, ऐसा भी नहीं है। हमारी परिस्थितियां अमेरिका या किसी पश्चिमी देश से काफ़ी अलग हैं। दुनिया के संपन्न देश 5 से 35 करोड़ तक की आबादी के हैं, जबकि हम 135 करोड़ और चीन 140 करोड़ के आसपास है। ये आबादी ही चीन की ताकत बनी तो भारत भी ऐसा कर सकता है। मानव श्रम किसी भी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चीन ने ये साबित करके दिखाया है। अब बारी भारत की है। मानव श्रम सस्ता होने से उत्पादन लागत काफी कम हो जाती है। चीन ने अपनी कर्ज नीति को देश का कारोबार और सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए भरपूर उपयोग किया है। उसने अनेक अफ्रीकी देशों मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान को मुंह मांगी रकम देकर अपना मुरीद और प्रकांतर से गुलाम बना लिया है। फिर उसने उन देशों की विदेश नीति, सामरिक नीति और व्यापारिक नीतियों को प्रभावित किया और अनेक मुल्कों के बंदरगाह व आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के ठेके हासिल किए। चीन ने अपनी सुविधा के लिहाज से हवाई अड्डे, बंदरगाह और सड़कें बनाई, वहां निर्माण इकाइयां कायम की और निर्यात बढ़ाया। अनेक मुल्कों की सरकारें अब सीधे तौर पर चीन के नियंत्रण में हैं। कर्ज का आलम तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ज़्यादा रकम चीन दे रहा है।
आप श्रीलंका का ही उदाहरण लें। चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह, एयरपोर्ट व सड़क निर्माण के लिए चीन को 4.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया था, जो 2016 में 6 अरब डॉलर हो गया, जिसे ना चुका पाने की स्थिति के कारण श्रीलंका को चीन की बंदरगाह 1.12 अरब डॉलर में 99 साल की लीज पर देनी पड़ी और पास में ही चीन को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 15,000 एकड़ जमीन भी दी। चीन वहां उत्पादन कर वहीं और पड़ोस के मुल्कों में खपा देगा। उसकी लागत और परिवहन खर्च कम होगा तो मुनाफा एकदम से बढ़ जाएगा। ऐसे हालात में जरूरत इस बात की है कि भारत सरकार यदि देशवासियों की भावनाओं के मद्देनजर चीनी सामान का बहिष्कार व स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहती है तो उसे मानव श्रम का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना होगा। साथ ही उसे कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन भी देना होगा। ये काम अकेले केंद्र सरकार नहीं कर सकती, इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका तो राज्य सरकारों की रहेगी। वे यदि तय कर लें कि छोटे छोटे कारोबारी आगे बढ़ें और जो यहाँ है उसे वहीं रोजगार मिले तो काफी जल्द परिणाम मिल सकते हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। दीपावली पर चाइनीज आइटम जैसे मूर्तियां, दियों और झालरों की बिक्री कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन प्लान सुझाया है उस पर काम शुरू हो गया है। इस क्रम में कुम्हारों को मूर्तियां और दीपक बनाने के लिए उपकरण फ्री में दिए जाएंगे। सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये सुविधा गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ के कलाकारों को दी जाएगी। तीनों जिलों के कलाकारों और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस समय चीन में भी काम धंधे 2019 की तरह नहीं चल रहे। अंदर से आ रही खबरें तो बता रही हैं कि चीन भी समुच्ची दुनिया की तरह मंदी का शिकार है। उसके यहाँ भी कारखाने धुआं नहीं उगल रहे हैं, बेरोजगारी पसर रही है, मांग और पूर्ति का तालमेल बुरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। चीन के शासकों को डर सता रहा है कि ये हालात लंबे समय तक रहे तो लोगों का गुस्सा सड़कों का रुख कर सकता है। इस वक्त चीन की कोशिश यही रहेगी कि देश में ऐसी नौबत ना आए, इसलिए वे पड़ोसी मुल्कों के साथ छोटा मोटा पंगा करने की फिराक में रहता है। ताइवान के लिए युद्धपोत रवाना कर दिए हैं तो हांगकांग की वे घेराबंदी कर रहा है। भारत को परेशान करने के लिए नेपाल के साथ हमारे सीमा विवाद को हवा दे रहा है तो लद्दाख की सीमा पर सेना का जमावड़ा बढ़ा रहा है और उसके सैनिक भारतीय सेना के जवानों से छोटी मोटी बातों के लिए विवाद करते रहते हैं ताकि वे भड़के और चीन को मौका मिल जाए। पर भारतीय सैनिक काफ़ी संयम बरतते हुए जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत की सरकार चीनी उत्पादों को भारत में आने ही क्यों देती है। तो भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि WTO के नियमों के कारण अब किसी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव ही नहीं है, चाहे उस देश के साथ हमारे राजनयिक, क्षेत्रीय या सैन्य समस्याएं ही क्यों ना हो। यहाँ पर यह बात भी ध्यान दिलाने योग्य है कि भारत अपने कुल निर्यात का 8% चीन को बेचता है, जबकि चीन अपने कुल निर्यात का 2% भारत को बेचता है। इस प्रकार यदि भारत चीन के उत्पादों को बंद करता है तो चीन भी ऐसा ही करेगा, जिससे ज़्यादा नुकसान चीन का ना होकर भारत का ही होगा। WTO के नियमों के कारण भारत चीन के सामान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तो नहीं लगा सकता, लेकिन भारत सरकार चीनी सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जरूर लगा सकती है। ये एक प्रकार का शुल्क है जिससे चीनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और भारतीय उत्पादक उनका मुकाबला कर सकेंगे। भारतीय बाजार में जितनी बड़ी मात्रा में चाइनीज सामान मिलता है उससे तो सिर्फ ये लगता है कि चीन के उद्योगपतियों ने भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार, उत्सव, समाज, आयु वर्ग, विभिन्न प्रदेशों में इस्तेमाल होने वाले सामानों की लिस्ट बनाई होगी, फिर उत्पादन शुरू किया होगा। तभी तो हमारे शादी समारोह से लेकर जन्मदिन, होली, दिवाली, रक्षाबंधन सभी अवसरों के लिए मेड इन चाइना सामान सस्ते दामों पर हर दुकान और नुक्कड़ पर मिलता है। अब हालातों को देखते हुए इतना अवश्य कहा जा सकता है कि चीनी उत्पादों को भारत में घुसने से भारत सरकार नहीं बल्कि भारत के लोग अवश्य ही रोक सकते हैं। हम भारतीयों को जितना हो सके लोकल के लिए वोकल वाली विचारधारा को अपनाना होगा, तभी हमारे देश के हाथ मजबूत होंगे।
चीन में बने सामान की भारत में बहुत डिमांड है। चीन में बने उत्पाद कम उत्पादन लागत के कारण सस्ते होते हैं। इसी कम कीमत के कारण यहाँ का सामान भारत सहित पूरी दुनिया के बाजार में छाया हुआ है। भारत में बने उत्पादों की लागत अधिक होने के कारण भारत चीन के बाजारों में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है। भारत और चीन के बीच बाजार की स्थिति की बात करें तो फरवरी में जारी आधिकारिक भारतीय आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार 2017-18 में 89.71 बिलियन डॉलर से घटकर 2018-19 में 87.07 बिलियन डॉलर हो गया था। चीन से भारत का आयात 2018-19 में 70.32 बिलियन डॉलर था, जबकि भारत का चीन को निर्यात 2018-19 में 16.75 बिलियन डॉलर था। इस प्रकार 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53.57 बिलियन डॉलर था। चीन ने भारत में 6 अरब डॉलर से ज़्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रखा है, जबकि पाकिस्तान में उसका निवेश 30 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का है। मुंबई के विदेशी मामलों के थिंक टैंक गेटवे हाउस ने भारत में ऐसी 75 कंपनियों की पहचान की है जो ई कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विस, लॉजिस्टिक जैसी सेवाओं में हैं और उनमें चीन का निवेश है। इसकी हालिया रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि भारत में 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यूनिकॉर्न एक निजी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी कीमत 1 अरब डॉलर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी क्षेत्र में निवेश की प्रकृति के कारण चीन ने भारत में अपना कब्जा जमा लिया है। उदाहरण के लिए बाइटडॉस टिकटॉक की मूल कंपनी है जो चीन की है। ये यूट्यूब के मुकाबले भारत में ज़्यादा लोकप्रिय है। आज भारत में चीन की मौजूदगी हर जगह दिखती है। उदाहरण के लिए देश की बेशकीमती हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का निर्यात देख सकते हैं, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की प्रतिरोधक दवा के रूप में प्रचारित किया है। इस दवा का कच्चा माल, जिसे एपीआई कहते हैं, चीन से आयात किया जाता है, जहां दूसरी निर्यात की जाने वाली दवा क्रोसिन, जिसका एपीआई पैरासीटामोल भी चाइना से ही आता है। असल में संसद में भारत सरकार के एक बयान के मुताबिक भारत की दवा बनाने वाली कंपनियां करीब 70% एपीआई चीन से आयात करती हैं। साल 2018-19 के वित्त वर्ष में देश की फर्मों ने चीन से 2.4 अरब डॉलर मूल्य की दवाइयां और एपीआई आयात किए हैं। दवाइयों के निर्यात के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है। देश का दवा निर्यात 2018-19 में 11% बढ़कर 19.2 अरब डॉलर हो गया है। इसमें जेनरिक दवाएं भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है और कमाई के मामले में इसका मार्केट शेयर 75% है। काफ़ी हद तक चीनी एपीआई पर निर्भरता भी इसकी वजह है। भारत चीनी कच्चे माल को प्राथमिकता देता है क्योंकि यह बहुत सस्ता है और सामग्री वहां आसानी से उपलब्ध है। इससे दो विरोधी देशों की आपस में निर्भरता भी झलकती है। इसके अलावा रणनीतिक निवेश के जरिए भारतीय कारोबारों में शामिल प्रमुख चीनी फर्मों में अलीबाबा, टेंसेंट और बाइटडॉस है। अकेले अलीबाबा ग्रुप ने बिग बास्केट में 25 करोड़ डॉलर, पेटीएम.com में 40 करोड़ डॉलर, पेटीएम मॉल में 15 करोड़ डॉलर, जोमेटो में 20 करोड़ डॉलर और स्नैपडील में 70 करोड़ डॉलर का रणनीतिक निवेश किया है। इस तरह एक अन्य चीनी समूह टेंसेंट होल्डिंग ने भारतीय कंपनियों जैसे बाइजू में 5 करोड़ डॉलर, ड्रीम 11 में 15 करोड़ डॉलर, फ्लिपकार्ट में 30 करोड़ डॉलर, हाइक मैसेंजर में 15 करोड़ डॉलर, ओला में 50 करोड़ डॉलर और स्विगी में 50 करोड़ डॉलर का अपना निवेश किया हुआ है। यहाँ ये भी बताना अहम है कि चीनी फर्म इन प्लेटफॉर्म्स की इकलौती मालिक नहीं हैं। कई भारतीय और गैर चीनी निवेशक इन कंपनियों में अधिकतर या मेजॉरिटी कंट्रोल रखते हैं, जिससे उन्हें चीनी या गैर चीनी के रूप में वर्गीकृत करना बहुत मुश्किल है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप्स के बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों की ओर फंडिड होने का एक बड़ा कारण है कि बाजार बनाने में शुरुआत में बड़ा जोखिम होता है। अन्य चीनी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो भारत में एक और प्रमुख चीनी उपस्थिति टिकटॉक के रूप में है, जिसके 20 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हैं और इसने भारतीय बाजार में यूट्यूब को भी पीछे छोड़ दिया है।
टिकटॉक की मूल कंपनी बीजिंग स्थित प्रौद्योगिकी फर्म बाइट्स है। ये समूह हाल ही में भारत में चीनी विरोधी कंटेंट को कथित रूप से सेंसर करने के लिए भी चर्चा में रहा है। मोबाइल डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ऐप एनी की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शीर्ष ऐप डाउनलोड का 50% चीनी निवेश के साथ है, जैसे कि यूसी ब्राउज़र, शेयरिट, टिकटॉक और बिगो वीडियो आदि। इन ऐप्स का ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में अहम यूज़र बेस है। इनके अलावा हार्डवेयर स्पेस में चीनी कंपनियों का दबदबा और भी ज़्यादा है। ग्लोबल बिजनेस एनालिटिक्स फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक भारतीय स्मार्टफोन बाजार में चीनी ब्रांड्स की बाजार हिस्सेदारी 2019 की पहली तिमाही के दौरान रिकॉर्ड 70% तक पहुंच गई है। चीनी ब्रांड Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme भारत के घर घर में जाने जाने वाले नाम हैं। इस तरह भारतीय मोबाइल मार्केट में इन्हीं कंपनियों का एकाधिकार छाया हुआ है। आज निवेश की बढ़ती जटिलताओं के साथ एक चीनी ब्रांड की पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। गेटवे हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ चीनी फंड अब भारत में अपने निवेश को सिंगापुर, हांगकांग, मॉरिशस आदि में स्थित कार्यालयों के माध्यम से करते हैं। मिसाल के लिए पेटीएम में अलीबाबा का निवेश अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया गया है। ये भारत के सरकारी डेटा में चीनी निवेश के तौर पर दर्ज नहीं है। चीन के बहुत सारे हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और होम यूटिलिटी प्रोडक्ट खुले बाजार में बिकते हैं, जिन पर कोई ब्रांड नेम नहीं होता, जिससे कि उनकी पहचान नहीं की जा सकती। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कहा है कि भारत की कुछ अति राष्ट्रवादी पार्टियां लगातार चीन बदनाम करने की साजिश रचती रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन हम भारत को समझाना चाहते हैं कि ये घाटे का सौदा है और ऐसा मुमकिन भी नहीं। भारत में अब लोग पहले से काफ़ी जागरूक हुए हैं और हो भी रहे हैं। लद्दाखी अभियंता सोनम वांगचुक ने भी बॉयकॉट चाइना का झंडा उठाया है और उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। उनके मुताबिक अब हमें बुलेट की बजाय बैलेट से जवाब देना है और ये सही भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स, चाइनीज़ ऐप्स को छोड़ना है या एज इट इज़ अपनाए रखना है। आप कोई भी मेड इन चाइना प्रोडक्ट, ऐप, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो ये मानकर चलिए कि इन सभी के कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, ऐप, सॉफ्टवेयर उसी प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हैं। अगर वो प्रोडक्ट इंडियन है तो उसे यूज़ करें, और अगर इंडियन नहीं है तो ग्लोबली मैन्युफैक्चर्ड एक्सेप्ट चाइना को प्रेफरेंस दें। आपको बॉयकॉट चाइना के ऊपर मेरा जो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।